प्यारे बच्चों, मैं कविता शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आज प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष कुंवर नारायण की कविता के बहाने को लेकर। प्यारे बच्चों, हमने इनकी एक और कविता पढ़ी थी जिसका नाम था, शीर्षक था बात सीधी थी पर। उस कविता में हमने देखा था कि किस तरह कवि भाषा और कथ्य यानी विषय के संतुलन को रेखांकित करता है। वहाँ कुंवर नारायण यह बताते हैं कि विषय और भाषा में अगर सामंजस्य सही नहीं बैठता है, वैसी स्थिति में कविता बिगड़ने की संभावना प्रबल हो जाती है। एक कविता को सुंदर कविता बनने के लिए यह आवश्यक है कि भाषा और कविता के विषय के बीच संतुलन हो, सामंजस्य हो, क्योंकि कविता का सौंदर्य न तो उसके विषय में निहित है और ना ही सिर्फ उसकी भाषा में, बल्कि दोनों की संपूर्णता में, टोटालिटी में, समग्रता में उसका सौंदर्य उभर कर सामने आता है। इसलिए भाषा के स्तर पर अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, या फिर विषय के स्तर पर, तो दोनों ही कविता के सौंदर्य को प्रभावित करते हैं और वैसी स्थिति में कविता के बिगड़ जाने की संभावना बढ़ जाती है। प्यारे बच्चों, इस कविता में भी लगभग कविता की संरचना और उसके स्वभाव से संबंधित बातें आई हैं। कविता के बहाने कविता में कहीं न कहीं कुंवर नारायण कविता को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। यह बताना चाहते हैं कि कविता का मतलब क्या है, उसका अभिप्राय क्या है, जिसे हम कविता कहते हैं। आखिर वह कौन सी चीज होती है, कौन सी चीज कविता को कविता बनाती है। क्योंकि साधारण सी कोई बात, साधारण सा कोई लेख या साधारण सा कोई लेखन और कविता में फर्क है, क्योंकि दोनों में विषय है। कुछ दूर तक भाव की भी स्थिति लगभग दोनों में होती है, विचार भी दोनों में है, और कई बार कल्पनाशीलता भी दोनों में होती है। बावजूद इसके कविता अपने आप को उन तमाम रचनाओं से अलग करती है। इस प्रस्तुत कविता में कुंवर नारायण इस बात को रेखांकित करते हैं, उसको अंडरलाइन करते हैं कि कविता आखिर है क्या, कविता में कौन सी बात होती है जो कविता को कविता बनाती है। तो शीर्षक है कविता के बहाने और कवि का नाम है कुंवर नारायण। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कविता के पहले बंद को। जो इसका पहला चरण है वह इस प्रकार है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। दोहराते हैं हम इसको। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। अभिप्राय यह है, कवि यह बताना चाहता है कि कविता भी एक किस्म की उड़ान है, ठीक वैसे ही जैसे चिड़िया की उड़ान होती है। हम जानते हैं चिड़िया आसमान में उड़ती है, लंबी लंबी उड़ानें भरती है, पूरी तरह से वह आसमान में स्वतंत्र है। बावजूद इसके
उसकी एक अपनी सीमा है, उसके अपने लिमिटेशंस हैं। ठीक वैसे ही कविता भी एक किस्म की उड़ान है। तो चिड़िया तो हकीकत में उड़ता हुआ यथार्थ में हमें दिखता है, वास्तविक जीवन में दिखता है। तो कविता किस तरह एक उड़ान है? कवि यहां कहीं ना कहीं यह बताना चाहता है कि कविता एक काल्पनिक उड़ान है। कवि कल्पनों के पंख लगाकर ऊंची ऊंची उड़ानें भरता है। इसका क्षेत्र अलग है। यहां पर चिड़ियों की तरह पंख नहीं है, बल्कि कल्पना के पंख हैं। यह उड़ान एक काल्पनिक उड़ान है, यथार्थ में वह नहीं है जिस किस्म से चिड़िया उड़ती है, जिस तरह चिड़िया उड़ती है। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, लेकिन कवि भी एक उड़ान भरता है। वह उड़ान काल्पनिक है, वहां पंख कल्पना के पंख लगे हुए हैं। यह उड़ान चिड़िया की उड़ान से बहुत दूर तक जा सकती है। चिड़िया एक सीमित दायरे में ही उड़ सकती है, लेकिन कवि की कल्पना की कोई सीमा नहीं है, वह अंतहीन है, असीमित है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। आगे वह बताता है, यह स्पष्ट करता है कि चिड़िया तो कविता या कवि की जो काल्पनिक उड़ान है उसे समझ भी नहीं सकती है, उसका अनुमान भी नहीं लगा सकती है, उसे एहसास भी नहीं हो सकता है। मतलब यह कि जो कविता की उड़ान है, उस उड़ान की सानी चिड़िया की उड़ान कभी नहीं कर सकती है। उसका मुकाबला चिड़िया की उड़ान कभी नहीं कर सकता है। यानी कि कविता की उड़ान अंतहीन है, असीमित है। चिड़िया की उड़ान सीमित है, उसका दायरा सीमित है। इसीलिए कहा गया है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, क्योंकि यह उड़ान काल्पनिक है, इसीलिए इसकी कोई सीमा हो ही नहीं सकती है। लेकिन चिड़िया के साथ ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए कविता की उड़ान का मुकाबला चिड़िया की उड़ान कर ही नहीं सकती है। बाहर भीतर इस घर उस घर। यहाँ बाहर और भीतर का अभिप्राय अच्छी तरह समझना चाहिए हमें। कहीं न कहीं कवि यथार्थ का भी चित्रण करता है। जो वास्तविक जीवन में घटनाएं, परिघटनाएं जो समाज में हम देखते हैं, जो वस्तु स्थिति को देखते हैं, कवि उसका भी चित्रण करता है। उसके साथ साथ मनुष्य या अन्य जीवों के अंतर्मन को भी चित्रित करने का प्रयास करता है। वह अंतर्मन की गहराइयों में पहुंचकर उसका चित्रण करता है, उसके तमाम परतों को वह खोलता है। इसलिए यहां कहा गया है बाहर भीतर। यह उड़ान दोहरी है, इसके दो स्तर हैं। एक तो वह अंतर्मन की गहराइयों में उड़ता है, और फिर बाह्य जगत में भी वह तमाम चीजों का चित्रण करता है, जो कि चिड़िया के साथ यह किया जाना संभव नहीं है। चिड़िया ऐसा नहीं कर सकती है। वह बाहर तो उड़ सकती है, लेकिन अंतर्मन की गहराइयों में वह नहीं जा सकती। इसीलिए कहा गया है बाहर भीतर इस घर उस घर। इस घर उस घर का यहां अभिप्राय है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। कवि किसी भी दायरे में, चाहे वह संप्रदाय का दायरा हो, जाति का दायरा हो, भाषा का दायरा हो, या किसी भूगोल का दायरा हो, उसमें अपने आप को नहीं बांधता, और ऐसा किया भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए उसका दायरा व्यापक है, विस्तृत है। एक व्यापक फलक पर कवि उस कविता को प्रस्तुत करता है। इसलिए वहाँ कोई न भेदभाव के लिए जगह है, न संकीर्णता के लिए जगह है। सब उसकी दृष्टि में समान है, सब उसके लिए बराबर हैं। इसलिए कहा गया है यहाँ इस घर उस घर। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। लगभग वही बात फिर से दोहराई गई है कि जो कवि
कल्पना यानी कविता के पंख लगाकर जो लंबी लंबी उड़ानें भरता है, उस उड़ान को चिड़िया तो जान भी नहीं पाती है, उसे समझ भी नहीं पाएगी। उड़ने की बात कुछ दूर तक दोनों के साथ है, दोनों ही उड़ते हैं, लेकिन कविता की उड़ान असीमित है, अंतहीन है, अनंत है। चिड़िया की उड़ान सीमित है, उसका दायरा है। चिड़िया उड़ते उड़ते एक सीमा के बाद थक जाएगी, लेकिन कल्पना की उड़ान बहुत दूर तक जाएगी, अंतहीन है वह, उसका कोई दायरा निर्धारित नहीं है। बगल में आपने चित्र देखा, इस चित्र में एक उड़ती हुई चिड़िया है। हम जानते हैं कि एक सीमा तक यह आसमान में यह चिड़िया उड़ेगी, उसके बाद लौट आएगी, उसके लिए उससे ऊपर जाना संभव नहीं है। लेकिन एक कवि यहाँ बैठा बैठा किसी भी खगोलीय ग्रह उपग्रह का चित्रण कल्पना के स्तर पर कर सकता है। हो सकता है कि विज्ञान बाद में उसकी सहमति प्रदान करे या उससे असहमत हो, लेकिन चित्रण तो वह कर ही सकता है, उसमें जान भर ही सकता है। तो प्यारे बच्चों, यह इसका पहला बंद था। अब हम इसके दूसरे बंद पर आते हैं। दूसरा बंद देखते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। हम जानते हैं फूल खिलते हैं, और फूल जब पूरी तरह से खिल जाता है तभी उसका संपूर्ण सौंदर्य हमारे सामने आता है। ठीक कविता भी ऐसे ही खिलती है। मतलब यह कि कविता जब एक रचना के रूप में कवि द्वारा तैयार कर ली जाती है तो वह कविता का खिलना होता है। ठीक वैसे ही जैसे फूल पौधे हैं, तमाम तरह के तत्वों को मिलाकर एक पौधा फूल को रचता है, ठीक वैसे ही कवि तमाम तत्वों, भाषा, विचार, भाव, कल्पना, रस, छंद, अलंकार, इन तमाम रचनात्मक तत्वों के माध्यम से कविता को वह रचता है, कविता को वह जन्म देता है, और तब कविता निखर कर हमारे सामने संपूर्ण सौंदर्य के साथ प्रस्तुत होती है। यह कविता का खिलना है। दोनों में सुगंध है, दोनों का सौंदर्य है। फूल का अपना सौंदर्य है, कविता का अपना सौंदर्य है। दोनों में सुगंध है, दोनों अपनी महक से लोगों को प्रभावित करते हैं। कविता भी करती है, फूल भी करता है। लेकिन आगे कवि बताता है कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि कहता है कि लेकिन जो कविता का खिलना है वह फूल के खिलने से ज्यादा बड़ा है, व्यापक है, महत्वपूर्ण है और शाश्वत है। कविता का जो खिलना है उसका मुकाबला फूल का खिलना नहीं कर सकता है। उसके लिए इसका अनुमान लगा पाना भी संभव नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फूल क्षणभंगुर है, कविता शाश्वत है। हजारों वर्ष पहले जो कविताएं लिखी गई थी उसका सौंदर्य हमें आज भी उतना ही प्रभावित करता है जितना उस जमाने के लोगों को किया करता था। फूल के साथ ऐसा संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1000 वर्ष पहले का फूल आज भी खिला हुआ हो। फूल आज खिलेगा, कल वह मुरझा जाएगा, परसों झड़ जाएगा और धीरे धीरे उसका नामो निशान मिट जाएगा, वह सड़ जाएगा। मतलब क्षणभंगुर है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए है। लेकिन कविता के साथ ऐसा नहीं है। कविता शाश्वत है, उसका सौंदर्य शाश्वत है, उसमें जो निहित मानवीय मूल्य हैं वो शाश्वत हैं, वो कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं। वो हर युग में, हर परंपरा के लिए, हर काल में कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसी बात होती है जो उस कविता को प्रासंगिक बनाए रखती है। इसीलिए कहा गया है कि कविता एक ऐसी खबर है जो हमेशा खबर बनी रहती है। मतलब यह कि कविता में कुछ ऐसी बात है जो उसे बासी नहीं होने देती। कविता में हमेशा वो ताजगी, टटकापन
कहीं ना कहीं बना रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हजारों वर्ष पहले की कविताएं आज हमें उस रूप में प्रभावित नहीं करती जिस रूप में उस जमाने में लोगों को किया करती थी। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि कविता का खिलना फूल के खिलने से व्यापक, बड़ा, महान और महत्वपूर्ण है। यानी कि फूल इस बात को उसका अनुमान तक, अंदाजा तक भी नहीं लगा सकता कि कविता का खिलना कितना महत्वपूर्ण है, कितना व्यापक है, कितना शाश्वत है। फूल क्षणभंगुर है, कविता शाश्वत है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता शाश्वत है, सनातन है, सबके लिए है, सभी जगह के लिए है। कविता किसी तरह का भेदभाव नहीं करती। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी अंग्रेजी में, इंग्लिश में लिखी हुई कविता क्या तो हिंदुस्तान के लोगों को प्रभावित नहीं करेगी। आप देखिए, विश्व के तमाम लेखकों और कवियों को हम जानते हैं, उन्हें पढ़ते हैं और उसका सौंदर्य उसी रूप में हमें प्रभावित करता है जैसे उनकी भाषा भाषी लोगों को प्रभावित करता है। इसलिए उसकी कोई सीमा नहीं है, वह कोई दायरे में बंधी हुई बात नहीं है, कभी दायरे में बंधा हुआ नहीं होता। ठीक वैसे ही उसकी कविता भी किसी दायरे में, चाहे वो भाषाई दायरा हो, भौगोलिक दायरा हो या सांस्कृतिक दायरा हो, उसमें वह नहीं बंधती। बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। फूल मुरझाने वाला है, क्षणभंगुर है, लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं, उसका सौंदर्य कभी फीका नहीं पड़ता, जबकि फूल का सौंदर्य फीका पड़ जाएगा। इसलिए फूल के खिलने से कविता का खिलना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा शाश्वत है, ज़्यादा हितकर है। अब हम इसके अगले बंद पर चलते हैं और शायद यह अंतिम बंद है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। आप गौर अगर करेंगे तो जो पहले दो बंद आए थे उसमें हमने देखा था, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या भाई? तो चिड़िया को पता नहीं है कि कविता की उड़ान क्या है या कविता की उड़ान कैसी उड़ान है, बड़ी है, छोटी है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण नहीं है। चिड़िया को इस बात की समझ नहीं है। ठीक वैसे ही दूसरे बंद में भी आया था, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यहाँ भी प्रश्न चिन्ह है, प्रश्नवाचक है कि फूल को मालूम नहीं, फूल इस बात को जानता तक नहीं है कि बिना मुरझाए महकने के माने क्या होता है, जो कि कविता के साथ है। कविता मुरझाती नहीं है, अपने सुगंध को बरसों से बिखेर रही है। कविता को हम एक बार पढ़ते हैं, 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितना ज़्यादा बार पढ़ेंगे उसका अर्थ उतना ही खुलता चला जाता है और खिलती चली जाती है कविता। फूल के साथ ऐसा नहीं होता है। लेकिन इस तीसरे बंद पर आप गौर कीजिए, यहाँ पर है कि सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। वहाँ फूल नहीं जानता है, चिड़िया नहीं जानती है, लेकिन बच्चा जानता है। दोनों में फर्क है, तीनों बंद में आप देखिए। यह तीसरा बंद कुछ अलग है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है। किस तरह खेल है? कभी कहीं ना कहीं शब्दों से खेलता है, कभी भाषा के साथ खेलता है, क्योंकि एक आम व्यक्ति और कवि में सिर्फ यही फर्क है। लगभग जितने शब्द हैं 500, 700, 800, 1000, बहुत सारे ऐसे आपको कवि मिलेंगे जिनकी कविता को आप पढ़ेंगे तो शायद ऐसा हो कि उसमें से कोई शब्द से आप अपरिचित हो सकता है कि उसमें जितने शब्दों का इस्तेमाल कवि ने किया है उन सभी शब्दों के बारे में आप भली भांति परिचित हैं, अवगत हैं। तो फिर आपने क्यों नहीं कविता लिखी? फिर आप में और कवि में क्या फर्क है? फर्क है, कवि शब्दों से खेलना जानता है, हमें शब्दों से खेलना नहीं आता। हो सकता है कि हमारी जो आई साइट है, देखने की जो क्षमता है, वो तेंदुलकर के देखने की क्षमता से अच्छी हो,
लेकिन हमारी जो आंखें उसको उस तरह से ट्रेनिंग नहीं दी गई है। किसी बड़े ही तेज बॉलर का एक बॉल आता है, तेंदुलकर उसी पर छक्का मार देता है और हम देखते रह जाते हैं। हमारा तो वाइट साइड तेंदुलकर से ज़्यादा अच्छा था, हमारी आंखें ज़्यादा अच्छी थी, फिर भी हम नहीं देख पाए, क्योंकि उसमें हमें कुशलता नहीं है, हम उसमें प्रशिक्षित नहीं हैं, हमारे अंदर वह बात नहीं है, हमें शब्दों से खेलना नहीं आता है, हमें भाषा से खेलना नहीं आता है। उसका प्रयोग कैसे करें, भाव के साथ संतुलन कैसे साधे, विषय के साथ संतुलन कैसे साधे, उसे कैसे रखें, यह हम नहीं जानते हैं। तो सिर्फ हम में और कवि में यही फर्क है। कवि जानता है कि शब्द का क्रम कैसे, इसीलिए कहा गया है कि कविता के बारे में एक परिभाषा यह भी है कि बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर, कि सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता है। तो सर्वोत्तम शब्दों का चयन हमें नहीं करना आता, एक आम आदमी को नहीं करने आता, साथ ही फिर उसे हमें सर्वोत्तम क्रम में सजाने नहीं आता। शायद यह आता तो कोई व्यक्ति कवि बन जाता है, जिसे आता है वह बन जाता है। तो कविता इस तरह से खेल है, शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल, भाषा का खेल है। कवि उन शब्दों से खेलता है, उसके क्रम को वह जानता है, उसके चयन को जानता है, वह जानता है कि किन शब्दों को यहाँ रखना है, किस विषय के साथ कौन सा शब्द चाहिए, कौन सा अलंकार चाहिए, कौन सा रस चाहिए, कौन सा छंद चाहिए, किन विषयों पर कविता बन सकती है। संवेदनशील विषयों की पहचान उसे होती है। जिसे इसकी पहचान नहीं है वह कविता नहीं लिख सकता है। इसीलिए इस बात को बताने के लिए यहाँ कवि कह रहा है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे हैं, कविता के लिए बहुत अधिक कल्पनाशीलता की आवश्यकता है। बच्चे भी बहुत अधिक काल्पनिक हैं, उनके अंदर भी असीम ऊर्जा है। ठीक वैसे ही कविता के अंदर भी कल्पना और असीम ऊर्जा और संभावनाएं निहित हैं, चाहे वो अर्थ के स्तर पर हो या भाषा के स्तर पर हो। ठीक वैसे ही जैसे बच्चों में है, दोनों का स्वभाव लगभग मिलता है, दोनों का स्वभाव लगभग एक जैसा है। बाहर भीतर यह घर वह घर, कविता कोई भेदभाव नहीं करती। ठीक वैसे ही बच्चे भेदभाव नहीं करते। हम जानते हैं कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसे वह पता नहीं होता है कि वह किस जाति का है, किस धर्म का है, किस भाषा भाषी है, वो किस समुदाय से वह आता है। धीरे धीरे जब वह बच्चा बड़ा होता है तब उसे हम यह भेदभाव करना सिखाते हैं, या कुछ दूर तक है कि समाज में देखकर वह सीखता है। उस बच्चे को फिर धीरे धीरे यह पता चलने लगता है कि वह फलाने जाति का है, फलाने धर्म का है, फलाना भाषा भाषी है वो। और फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं जो तमाम तरह के जो सांसारिक या व्यवहारिक दोष है उसके अंदर हम देखते हैं कि आहिस्ता 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 आ जाता है। लेकिन जो एक पवित्र बच्चा है, मन पवित्र है, स्वच्छ है, वह किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं करता। उसके लिए कोई दूसरे धर्म या दूसरी जाति का घर या अपनी जाति का घर या अपने धर्म के लोगों का घर में कोई फर्क नहीं है, वह सबको एक समझता है। ठीक वैसे ही जैसे कविता भी सबको एक समझती है, पूरी मानवता को एक ही दृष्टि से कविता देखती है। यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो जो बात कविता में है, कविता किसी से भेदभाव नहीं करती, कविता किसी को अलग अलग करके नहीं देखती, चाहे वो समुदाय के स्तर पर हो, जाति के स्तर पर हो, भाषा के स्तर पर हो या धर्म के स्तर पर। लगभग वही बात बच्चों में है। दोनों में असीम ऊर्जा छुपी हुई है, दोनों में असीम संभावनाएं छुपी हुई हैं, और दोनों ही किसी भी किस्म के भेदभाव नहीं करते। इस अर्थ में यहाँ कहा गया है कि सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, यानी कि बच्चे के स्वभाव से कविता का स्वभाव मिलता है। बच्चे खेल के माध्यम से, बच्चों के खेल के माध्यम से उनकी कल्पनाशीलता को हम देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कविता लगभग आपके समक्ष स्पष्ट हो चुकी होगी।
पूरी कविता को एक साथ, उसके खास करके प्रश्न उत्तर को भी शामिल किया जाना संभव नहीं था, इसलिए मैंने प्रयास किया कि यहाँ पर पूरी कविता एक साथ रख दूँ और इसके दूसरा एक और भाग मैं तैयार करूँगा और वहाँ पर इस कविता से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, खास करके एनसीईआरटी की पुस्तक में दिए हुए प्रश्नों को मैं वहाँ लेकर चलूँगा और उसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं उन तमाम प्रश्नों के उत्तर को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं न कहीं आपके पठन पाठ्य में और आज की परिस्थिति में यह कविता पढ़ने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि अगर आप इसे देखें तो मुझे लगता है कि इसका अर्थ, कविता का पूरा सौंदर्य आपके समक्ष स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।